इन दो देशों की बात करेंगे हम, जिनमें एक है यूरोपियन देश बेल्जियम और दूसरा हमारे देश का पड़ोसी देश श्रीलंका। अब बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है, हमारे हरियाणा से भी छोटा। इसकी जो सीमाएं या बॉर्डर हैं वो लगते हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से। इसकी आबादी हरियाणा की आबादी की आधी है करीब, यानी 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा। इस छोटे से देश की जातीय बनावट बहुत जटिल है। कुल आबादी का 59% हिस्सा जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है। 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी ज्यादा है। हरियाणा की तो 2 करोड़ से ज्यादा है। हरियाणा की नहीं, बेल्जियम की। हरियाणा की इसकी डबल है, 2 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, तो फ्लेमिश इलाके में रहने वाले जो लोग हैं 59% वो डच भाषा बोलते हैं। बाकी 40% लोग जो हैं वो बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं, बाकी जो बचे खुचे लोग हैं। राजधानी है यहाँ की ब्रुसेल्स, जिसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं, डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग जो हैं वो ज्यादा ताकतवर और समृद्ध हैं, यानी अमीर हैं और उनकी ताकत थोड़ी ज्यादा है, जबकि वो संख्या में कम है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक लाभ और शिक्षा पाने वाले डच भाषी लोग जो थे इससे वो नाराज थे, जिसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ा। दोनों का सबसे तीखा रूप तनाव का जो था वो ब्रुसेल्स में दिखा। ये एक अनोखी समस्या थी। डच बोलने वाले लोग जो थे वो ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वो थोड़े कम थे। ये तो बात हुई बेल्जियम की। इसकी तुलना करते हैं हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका से। श्रीलंका जो है वो एक द्वीपीय देश है, एक द्वीप है समुद्र में, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा की आबादी के बराबर, करीब 2 करोड़। दक्षिण एशिया के बाकी देशों की तरह यहाँ की आबादी में कई जाति समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख समूह है सिंहलियों का। जो सबसे प्रमुख है उन्हें सिंहली कहा जाता है और इनकी जनसंख्या कुल 74% है। फिर तमिल आते हैं जिनकी संख्या 18% है। तमिल 18% है यहाँ पे। यहाँ तमिलों में भी 2 समूह हैं। ये रहा तुम्हारे सामने बेल्जियम, ये बेल्जियम है। ये जो येलो पार्ट है, ये वाला हिस्सा जितना भी ये येलो है सारा, ये है ब्रुसेल, ये फ्लेमिश भाषा वाले यानी डच भाषी लोग। दूसरा ये जो छोटा सा दिख रहा है, एक येलो के बीच में एक येलो, ये छोटा सा, ये है ब्रुसेल, ये है यहाँ की राजधानी। दूसरा ये जो रेड है, ये इलाका पूरा, ये है फ्रेंच भाषी। और जो सबसे कोने में ये अलग से दिख रहे हैं, ये इलाका है जर्मन बोलने वालों का। थोड़े से जर्मन भी हैं, बस इतने से कोने में। तो श्रीलंका जो है वहां 2 तरह के तमिल है। एक श्रीलंका के तमिल है जो 13% है, दूसरे हिंदुस्तानी तमिल है। हिंदुस्तानी तमिल उन्हें कहा जाता है जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत आए थे। भारत से गए हुए लोग थे जो, वो हैं ये। वहां के, यहाँ के लोग वहां गए और उनका जन्म वहां हुआ। दो मिनट रुको जरा। सर जी, हाँ, हम ही 3 बच्चे, 2 ही बच्चे हम 2।
फिलहाल तो 2 ही दिख रहे हैं, तभी कर रहा हूँ मैसेज बच्चों को। हाँ, फिलहाल तो तुम 2 ही हो। ठीक है, कोई नहीं, तुम 2 ही पढ़ लो। सर जी वीडियो बना के ग्रुप में डालोगे? हैं? वीडियो बना के ग्रुप में डालोगे? हाँ, वो भी डालना पड़ेगा। डाल देना तो फिर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो जो लोग हैं वो तमिल लोगों, जो भारत से गए हुए लोग हैं, उनकी संतान है। अगर हम श्रीलंका के नक्शे को देखें तो हम पाएंगे कि जो तमिल हैं वो मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं, उत्तर और पूर्वी प्रांत में रहते हैं। ज्यादातर सिंहली भाषी लोग जो हैं वो बौद्ध हैं, और जो तमिल भाषी हैं वो कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोग भी हैं इसके अलावा 7%, 7%, और वो सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए ऐसे में क्या हो सकता था। सर जी इकाई लोग कौन होते हैं? इकाई लोग? इकाई नहीं, ईसाई, क्रिश्चियन। अच्छा हाँ, क्रिश्चियन। गॉड वाले। मतलब कहाँ था आपको? सिंहली वहां की भाषा है श्रीलंका की। अच्छा, उस भाषा का नाम है सिंहली, तो उसी नाम पे लोगों को भी सिंहली कह दिया जाता है। अब जरा ये सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम जो था वहां पे डच भाषी बहुत ज्यादा थे, जो फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पे अपनी इच्छाएं थोप सकते थे, जिससे उनके बीच लड़ाई बढ़ जाती। हो सकता था कि इससे दोनों देश बढ़ जाते और ब्रुसेल पे दोनों पक्ष अपना अपना दावा दिखाते। वहीं श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत ज्यादा था और वो लोग अपनी मनमानी चला सकते थे। अब हम ये देखेंगे कि दोनों ने किया क्या और हुआ क्या एग्जैक्टली। पहले श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। ये रहा श्रीलंका, तुमने वैसे नक्शे में बहुत देखा होगा, थोड़ा सा यहाँ भी देख लो। ये है कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी, इधर कोने में। ये हिस्सा है, ये तमिलों का है, ये वाले। और ये ज्यादातर जो है वो तमिल है। बीच का ये जो हिस्सा है ये मुस्लिम है। सर जी जितना भी समुद्री हिस्सा है, ये जितना भी समुद्री हिस्सा है ये तमिलों का है। जितना भी समुद्री हिस्सा है ये तमिलों का है। ये जो हल्का वाला ब्राउन सा दिख रहा है, हल्का, ये जो हल्का ब्राउन है ये है, हाँ, ये है पाकिस्तानियों का, भारत के तमिल लोगों का। दूसरा ये जो येलो है ये श्रीलंका के तमिल हैं, ठीक है। और तीसरा ये जो ज्यादा डार्क है ये वाला, ये मुस्लिमों का है, ये मुसलमान है। तो 1965 में यहाँ पे बहुसंख्यक आबादी ने अपने प्रभुत्व जमाने के लिए बहुत कुछ किया। इसको आजादी मिली थी 1948 में श्रीलंका को। सिंहली समुदाय के नेता जो थे उन्होंने अपनी बहुसंख्या के बल पे अपनी जनसंख्या के बल पे क्या किया, उन्होंने इन पे प्रभुत्व जमाना चाहा, जिस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार जो थी उसमें सिंहली समुदाय छा गया, और उन्होंने अपना बहुसंख्या को दिखाने के लिए कई तरह के कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार तमिल को हटा के सिर्फ सिंहली को राजभाषा बना दिया गया, सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। दूसरा, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली कि सिंहलियों को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी या पढ़ाई के लिए वो मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने यह प्रावधान भी किया कि बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा दिया जाएगा सरकार द्वारा। तो एक एक करके इन फैसलों से जो श्रीलंकाई तमिल थे उनकी नाराजगी बढ़ती गई। उन्हें लगा कि बौद्ध जो थे सिंहली, उनके नेतृत्व में सारी पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां जो हैं सर जी। हाँ, दूसरा वाला भी बढ़िया। हाँ पता है।
नहीं हो अकेला। कोई नहीं। और सरकार की जो नीतियां थी उन्हें समान राजनीतिक अधिकार नहीं दे रही थी। नौकरियों और फायदे के कई कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा था। तो इस चीज की वजह से उनकी अनदेखी हो रही थी। इसका परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। बहुसंख्यावाद का मतलब होता है जब कोई बहुसंख्यक समुदाय अपने मनमाने ढंग से शासन चलाना चाहे, चाहे वो उसके लिए अल्पसंख्यकों को किनारे कर दे, वो होता है बहुसंख्यकवाद। अब जो श्रीलंकाई तमिल थे उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने के लिए शिक्षा और रोजगार के समान अवसर के लिए संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों में उनकी मांगों को नकारा गया, उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया किसी ने। तो 1980 के दशक तक उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम यानी नई सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। इसकी वजह से दो समुदायों ने एक बड़े टकराव का रूप ले लिया और यह टकराव गृह युद्ध में बदल गया, जिसकी वजह से दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। कई परिवार अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं। कई लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश के क्षेत्रों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड अच्छा है, पर वहां गृह युद्ध के मुल्क को काफी परेशानियां पैदा कर दी। गृह युद्ध मतलब उनका घरेलू झगड़ा बढ़ गया, आपस में लड़ने लगे वहां के समुदाय के लोग। ठीक है, ये तो था श्रीलंका जिन्होंने ये किया। अब दूसरा आता है बेल्जियम। अब बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और विविधता को स्वीकार किया। 1970 से 93 के बीच 4 संशोधन उनके संविधान में सिर्फ इस बात के लिए किए गए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है और कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया। अब बेल्जियम का मॉडल जानने के लिए अब हम यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा सा। संविधान में उसमें मतलब अलग थलग महसूस ना हो उन्हें भी लगे कि वो देश का हिस्सा है, उन्हें ये ना लगे कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो संविधान में इस बात का प्रावधान है कि जो केंद्रीय सरकार है, जो वहां की केंद्रीय सरकार है, उसमें डच और फ्रेंच भाषी दोनों के मंत्री समान है, बराबर संख्या में मंत्री हैं। कुछ विशेष कानून बनाने के लिए तभी बनाए जा सकते हैं जब दोनों समूह के सांसद जो हैं वो उनके पक्ष में हों। यानी इस प्रकार कोई भी समुदाय अपनी तरफ से फैसला नहीं ले सकता अकेला। दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई। यानी राज्य सरकारें जो है वो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, वो अपना अलग स्वतंत्र रूप से कार्य चलाती हैं। ब्रुसेल में अलग सरकार है, जो राजधानी है ब्रुसेल। सर जी, हाँ, आपका कोई यूट्यूब पे चैनल भी है? हाँ, इस नाम से उसी पे तो डालता हूँ मैं, भेजता हूँ तो जरूर लिंक हमेशा है। हाँ, नाम पे। हाँ, हाँ, ये मेरे भाई बेटा वो बता रहा है इसी। हाँ, तो ब्रुसेल में अलग सरकार है और जिसमें दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल के समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था और इस तरह उन्होंने बराबरी के सिद्धांत को बनाए रखा अपने देश में। इसके अलावा एक और चीज है, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की भी सरकार है जिसे कहा जाता है सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव अलग अलग भाषा वाले अलग अलग लोग करते हैं। जैसे डच हैं, फ्रेंच हैं, जर्मन हैं, वो अपने समुदायों के अलग इस सरकार को चुनते हैं, अलग अलग तीनों ही। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पे फैसले लेने का अधिकार है। तो आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है और वो जटिल है बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, लेकिन यह व्यवस्था सफल रही है। इस व्यवस्था की वजह से वहां अभी तक है जटिल मतलब उलझा हुआ बहुत ज्यादा, मतलब समझ ही नहीं आता लोगों को। अभी तो नहीं, इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया।
वरना गृह युद्ध में बेल्जियम जो था वो भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट जाता। जब यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो उसका मुख्यालय ब्रुसेल में बनाया गया। ये फायदा मिला इस देश को उसका। तो अभी हम यही, ब्रुसेल राजधानी है बेल्जियम की, जैसे हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, उस तरह से। तो बेल्जियम और श्रीलंका में दोनों में ही अंतर है। दोनों देशों में लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को अलग अलग तरह से निपटाया है दोनों देशों ने। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्र की भावनाओं का आदर करने पे ही देश की एकता बनी रह सकती है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने के लिए सहमत हुए। श्रीलंका में इसका उल्टा रास्ता अपनाया गया, जिससे पता चलता है कि अगर कोई भी समुदाय प्रभुत्व कायम करने की कोशिश करता है, अपना ज्यादा ताकत दिखाने की कोशिश करे दूसरों पे, तो देश की एकता पे खतरा आ जाता है और देश की एकता बहुत संकट में पड़ जाती है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है।